नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और बुलेटिन में आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर किसानों के मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खाद की कमी पर केंद्र सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने पौधारोपण में वो शामिल हुए। उधर ट्रक मालिक लामबंद हो गए। डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कल ब्लैक डे मनाएंगे। सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। मैनपाट में हाथियों ने 7 घरों को तोड़ा है। वहीं कोरिया जिले की अगर बात करें तो 10 दिन में 3 हाथियों का दल आतंक मचा रहा है। ये 4 बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, कवर्धा से मिल रही है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं, तो एक शख्स घायल हुआ है। शादी समारोह से घर लौट रहे थे, उस दौरान हादसा हुआ। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे सभी खड़े हो गए थे। पांडातराई थाना के 4 भाटा खुर्द गांव की घटना है। हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, लगातार प्रशासन भी ये बात कहता आ रहा है, गांव में भी ये बात पता है, लेकिन बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बिजली गिरी, 3 लोगों की मौत हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जो कि सभी जो मरने वाले हैं वो 4 भाटा खुर्द के रहने वाले थे। दरअसल सभी जो मृतक है वो पास के जो गांव है उनका भी नाम 4 भाटा कला है। वहाँ पे शादी समारोह में शामिल होने के रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। वापसी में जब समारोह समाप्त हो गया, शाम को लौट रहे थे, तभी तेज बारिश शुरू हुई, जिससे बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे सभी। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी और इसके चपेट में आने से जो 10 साल की बच्ची थी, 2 महिलाओं यानी कुल 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गाँव में शोक का लहर है। साथ ही पास ही खड़े मोटरसाइकिल सवार अमित नाम का जो युवक है वो भी घायल हो गए, जिसे पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है फिलहाल। जिस तरह से जो लगातार एहतियात बरतने की जो बातें कही जाती है, जिला प्रशासन द्वारा बार-बार अपील की जाती है, वो कहीं न कहीं गांव तक नहीं पहुंच पा रही है या लोगों में जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि आज एक बड़ी घटना हो गई, जिससे एक बच्ची से 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल जो शव है उसे पंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। कल सुबह पीएम होगा, पीएम के बाद सभी शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। उसके बाद मामले की जांच और पूरी जांच पाटा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी, शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत के लिए। और छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर आज एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर हमला बोला। रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोनी हुई है। बुआई का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार खाद मुहैया नहीं करा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की मांग केंद्र सरकार से की थी, जिस पर केंद्र ने स्वीकृति भी दे दी, लेकिन आज तक पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाया है। मंत्री चौबे ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर मैंने भाजपा के सभी सांसदों को पत्र लिखा है, लेकिन भाजपा सांसद एक बार फिर अलग ही राह कलाप रहे, केंद्र को इस मुद्दे पर पत्र नहीं लिख रहे। मंत्री रविंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पर्याप्त खाद दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ को कम खाद मिल रहा है। इस आरोप पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हर मामले में असफल साबित हुई है। अपनी असफलता छिपाने के लिए मंत्री रविंद्र चौबे गलत जानकारी दे रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है उसकी पूर्ति वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 70% यूरिया का आवंटन उन्होंने कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? छत्तीसगढ़ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन क्यों मानती है? खाद की जहां तक बात आई है, निश्चित रूप से यह सरकार की राज्य की असफलता है। जो आवश्यक समय में उपलब्ध कराने वाले सामग्री को विफल होने के बाद में केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को कोंडागांव जिला समेत बस्तर संभाग के 5 जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद कवासी लखमा आज पहली बार बस्तर क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पहले केशकाल घाटी स्थित तेलिन सत्ती माता के
दर्शन किए। फिर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि बस्तर वासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होगी। किसान, मजदूर, व्यापारी और आम आदमी सभी को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। बस्तर में विकास की बयार बहेगी। केशकाल विधानसभा में शासन से जुड़े विकास कार्यों को प्रमुखता से करवाया जाएगा। इसके बाद मंत्री लखमा का काफिला परस गांव की ओर रवाना होगा। बस्तर में जो भी बातें होंगे, किसान, मजदूर, आम आदमी, जो छत्तीसगढ़ का हमारा सरकार का योजना है, कोरोना महामारी कारण थोड़ा काम में धीमी हुआ था। हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे बस्तर के 12 विधायक, एक सांसद मिलकर बस्तर का विकास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्कूलों में सूखा राशन वितरण करने में हो रही गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने इस पर होने वाले भ्रष्टाचार पर कमेटी बनाकर जांच करने की मांग भी की है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि स्कूलों में कोरोना काल में सूखा राशन वितरण में करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने कुछ आवश्यक सामानों को लेकर यह प्रश्न किया। कौशिक ने कहा कि जांच कमेटी बनाकर इसका विस्तार से जांच होनी चाहिए इसकी, और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कोरोना काल में सूखा राशन वितरण में स्कूलों में करोड़ों के घोटाले के सामने आई है। शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इन सारे मामलों पर एक जांच कमेटी बननी चाहिए और जांच कमेटी बना करके इसका विस्तार से जांच किया जाना चाहिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवघर आज भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। सुनील देवधर ने कहा है कि जिम्मेदारों के उदासीन रवैये की वजह से वृक्षारोपण अभियान औपचारिकता बनकर रह जाता है। देवधर ने कहा कि वैक्सीनेशन पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को जनता को भ्रमित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार किया है। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुनील सोनी, बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और बाकी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सुनील देवधर ने पार्टी की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में करोड़ों पौधे लगाएगी। पेड़ का पौधा होने की दृष्टि से हमने एक पेड़ का गार्डियन नियुक्त करना है और दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक जहां जहां पड़ा हुआ है उसको उठाना। ये दोनों कार्यक्रम पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर कर रहे हैं। शराबबंदी के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत का जवाब अब तुल पकड़ता जा रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के विरोध में प्रदर्शन किया और जीसीसीजे कार्यकर्ताओं ने मंत्री अमरजीत भगत को श्रवण यंत्र भेंट करने के लिए मंत्री जी के घर जा रहे थे। तभी पुलिस ने विधायक कॉलोनी के मुख्य गेट के पास ही कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद जीसीसीजे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। दरअसल कल जब संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, तब शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर अमरजीत भगत ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं, जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जो माननीय जो मंत्री महोदय हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो शराब के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर बात किया जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि हमारी सरकार आते ही हम लोग शराबबंदी कर देंगे, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए आदरणीय महोदय को हम लोग ये जो श्रवण यंत्र है ये भेंट करने आए हैं। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बस मालिकों के बाद अब ट्रक मालिक भी लामबंद हो गए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स की अपील पर छत्तीसगढ़ के ट्रक मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में 28 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ट्रक मालिकों की प्रमुख मांगे डीजल की कीमतों को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए और 6 महीने की किश्त में छूट दी जाए। रायपुर बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के सचिव मांगे पूरी नहीं होने पर ट्रक खड़ा करके धरना प्रदर्शन करेंगे। इधर बस मालिक भी यात्री किराया बढ़ाने की मांग को लेकर कल से सभी जिला मुख्यालयों में धरने पर बैठ रहे हैं। इसके तहत रायपुर के बस मालिक रायपुर बस स्टैंड पर धरना देंगे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।
का हमारा जो है मुख्य रूप से हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। सारी गाड़ियों पे हम काला झंडा लगा के हमारी गाड़ी हम रोक के रखेंगे और कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन इसके संबंध में देंगे। पूर्व में हमने मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं। किराया अगर सरकार नहीं बढ़ाती है और डीजल का जो रेट है वो करीब 37 रुपये बढ़ चुका है, जितना हमारी आय नहीं है उससे ज़्यादा कहीं खर्चा बढ़ गए हैं। तो सरकार अगर इसको जल्दी से नहीं ध्यान देती है तो हमारे जो 12,000 बसें कैसे चलेंगे, हम चला ही नहीं सकते। ये उनकी मांग है और उससे हम लोग बातचीत भी करेंगे। किराया बढ़ाने की मांग बहुत लंबे समय से वो लोग करते आ रहे हैं। अब कितना % बढ़ेगा, क्या होगा, ये जो यात्री होते हैं उनकी स्थिति को देखते हुए और इनकी स्थिति को दोनों को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाल के हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें। कोरबा में नए ट्रांसपोर्ट नगर के भूमि पूजन के 1.5 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने अब तक इसकी टेंडर प्रक्रिया भी आरंभ नहीं की, जिसकी वजह फंड की कमी बताई जा रही है। भारी वाहनों के आवागमन से लोग परेशान हैं। 33 साल पहले वाहनों की संख्या 2000 थी, जिसमें 6 चक्का ट्रक शामिल थे। अब 18 से 20 चक्का समेत वाहनों की संख्या बढ़कर 8000 से अधिक हो गई है। इसके अलावा लगभग 20,000 भारी वाहन कोयला परिवहन में लगे हैं। साल 1998 में साडा से नगर निगम बनने के बाद लगातार नया टीपी नगर बनने की चर्चा रोजाना होती रही। ट्रांसपोर्ट का टेंडर अभी प्रक्रियाधीन है और जैसे टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद शिफ्ट होने का काम चालू होगा। 1.5-2 साल से ये सुन रहे हैं कि ट्रांसफार्मर अगर जाना है और हम लोग को यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। हम यहाँ गाड़ियाँ लगा नहीं पाते, खुल के काम नहीं कर पाते। हम तो खुद व्यवसायी चाहते हैं कि एक निश्चित टाइम में शिफ्ट हो जाए, जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि हमको कब वहाँ जाना है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अरनपुर थाना क्षेत्र के पोरदेम में पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। साथ ही पुलिस ने पिस्टल और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पारदेम इलाके में मलांगीर एरिया कमेटी के नक्सली जुटे हुए हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचने पर नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लाख के इनामी नक्सली संतोष मारा गया है। ये नक्सलियों की मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य और टेक्निकल टीम का प्रभारी था। हमें पिन पॉइंट सूचना मिला था टेक्निकल आधार पर कि पोरदेम और नीलावाया के बीच में पहाड़ी है, वहाँ पे माओवादी जो है जमा हुए हैं। 12 से 12:30 बजे के बीच में वहाँ पे ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद जब सर्चिंग की गई तो एक डेड माओइस्ट बॉडी मिला है, जिसकी पहचान संतोष मरकाम के रूप में हुई है, जो कि मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य है। रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके के बजाज कॉलोनी में बीती रात वॉक करने निकली एक छात्रा का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, लेकिन बहादुर छात्रा सोनिया ने बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाश युवक सोनिया पर लगातार डंडे से हमला करता रहा, लेकिन सोनिया ने बदमाश को नहीं छोड़ा। मदद की गुहार के बाद आसपास के लोगों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान सोनिया को चोट भी आई। बदमाश युवक की पहचान दीपक बघेल के रूप में हुई है, जिसके नाम पर रायपुर के कई थानों में लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैं घर के बाहर ऐसी वॉक कर रही थी तो उतने में सामने से एक आदमी आया, उसने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीना, तो उसने मुझे धक्का दिया। देन फिर मैंने उसको पकड़ा, फिर उसने दोबारा धक्का दे करके भागा तो मैंने पैर खींच के उसको पकड़ा और पकड़ी रही कंटिन्यू, और फिर मैं चिल्लाती रही चोर चोर करके। फिर पापा आए और कॉलोनी के बाकी लोग आए जिन्होंने मेरी हेल्प की। जिस पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी करके दूसरे रिमांड पर भेजा जा रहा है। हमें अभी कोतवाली में उसके खिलाफ 2 से 4 अपराध पंजीबद्ध होना पता चले हैं, जिसके लिए हम वहां से रिकॉर्ड मंगा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।